नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं एथिक्स का टॉपिक नंबर 1.1। कल हमने देखा था कि मूल्य क्या होते हैं, फिर मूल्य कैसे समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार चेंज होते हैं। इसके बारे में हमने ब्रीफ आइडिया ले लिया था। आज हम देखते हैं कि कैसे मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाएं अपनी भूमिका अदा करती है। तो थोड़ा हम ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे कैसे हम इस टॉपिक को करने वाले हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा हम आइडिया ले लेते हैं। तो ये मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका, फिर आगे देखेंगे हम मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका क्या होती है, फिर देखेंगे कैसे शैक्षणिक संस्थाएं मूल्य विकसित करने में अपनी भूमिका अदा करती है। शुरू करते हैं। मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका। तो देखिए, परिवार व्यक्ति और समाज के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उस समय में परिवार के साहचर्य से उसमें कई मूल्यों का विकास होता है जो आगे चलकर एक सभ्य समाज के विकास के लिए आवश्यक होती है। तो हम देखेंगे कि परिवार के माध्यम से व्यक्ति में किन किन मूल्यों का संचार होता है। तो परिवार के कारण व्यक्ति में लैंगिक संवेदनशीलता का मूल्य विकसित होता है। जैसे एक परिवार में जब बच्चे साथ साथ में बड़े होते हैं तो लैंगिक संवेदनशीलता का मूल्य स्वतः ही विकसित हो जाता है। जैसे दो भाई बहन एक साथ में ग्रो हो रहे हैं अपने फैमिली में, तो आपसी साहचर्य के कारण दोनों एक दूसरे या दोनों विपरीत जेंडर के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिवार लैंगिक संवेदनशीलता के मूल्य को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी तरह हम देखेंगे कि बड़ों के प्रति सम्मान का मूल्य। अब ये सम्मान का जो मूल्य है वो अनुकरण के माध्यम से बच्चों में विकसित होता है। जैसे यदि मेरे पिता अपने पिता यानी मेरे दादाजी के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे तो उन्हें देखकर धीरे धीरे मैं भी बड़े बुजुर्गों के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने दादाजी के प्रति तथा अन्य समाज के वरिष्ठ लोगों के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करने के मूल्य को आत्मसात कर पाऊंगा। अब आगे हम देखेंगे सहिष्णुता का मूल्य। परिवार के सदस्यों में विभिन्न मुद्दों पर मत भिन्नता होती है, यानी मतों में भिन्नता होती है, किंतु यह मतों की भिन्नता मन की भिन्नता या मन भेद में परिवर्तित नहीं हो पाती है। तो उसका कारण एक ही है, सहिष्णुता। और यह सहिष्णुता का मूल्य जैसे जैसे बच्चों में विकसित होता है आगे चलकर वह एक जिम्मेदार नागरिक बनता है तथा सहिष्णु व्यक्ति बनने के कारण वह समाज के अन्य विचारों को, जो हम हमारी भारतीय परंपरा रही है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, यानी चारों ओर से ज्ञान को आने दो, यह जो मूल्य है सहिष्णुता का मूल्य ही है जो विकसित करने में हमारा परिवार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आगे हम देखेंगे कि क्षमा का मूल्य भी परिवार द्वारा विकसित किया जाता है। जैसे माँ द्वारा अपने बच्चों द्वारा अनजाने में की गई किसी गलती को क्षमा करना, बच्चों में भी इस मूल्य का विकास, यानी अगर कोई गलती अनजाने में हुई या जानबूझकर भी कोई गलती जो माफ़ी लायक है, तो माँ अगर किसी बच्चे को उस गलती के लिए माफ़ करती है तो बच्चा भी ये सीखता है कि माफ़ करना भी एक मूल्य है, क्षमा करना भी एक मूल्य है। अतः धीरे धीरे परिवार जाने अनजाने बच्चों में क्षमा के मूल्य को भी विकसित करने लगता है। साहस का मूल्य। देखिए, भगत सिंह के साहस का लोहा न केवल भारतीय समाज बल्कि पूरे विश्व में माना जाता है। तो भगत सिंह में यह साहस का मूल्य कैसे विकसित हुआ? दरअसल उनके जो चाचा थे अजित सिंह, वे बेहद साहसी, निडर और क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्हीं को देखकर भगत सिंह में भी साहस का मूल्य विकसित होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि साहस के मूल्य को विकसित करने में भी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह हम देखेंगे कि दया का मूल्य। जैसे राह चलते किसी भूखे को भोजन उपलब्ध कराते हुए अपने पिता को देख किसी भी बच्चे में इस तरह का मूल्य पनपना। कोई व्यक्ति अगर बेटा और बाप दोनों राह पे चल रहे हैं और उन्होंने देखा कि कोई भूखा व्यक्ति है, कोई भिखारी है, कोई गरीब है जो भूख से बेचैन है, तड़प रहा है, उसकी अगर पिता ने सहायता कर ली तो उसे देखकर बच्चे के मन में भी यह मूल्य धीरे धीरे विकसित होने लगेगा कि मुझे भी औरों पर दया करनी चाहिए, मुझे भी औरों की सहायता करनी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ आगे का मूल्य है सहायता का मूल्य।
ये मेरे व्यक्तिगत जीवन से उदाहरण देता हूँ कि एक दिन मैं बैंक में गया हुआ था, तो मेरे साथ में मेरे दीदी भी थे। तो वहाँ एक अशिक्षित व्यक्ति 2-3 लोगों से हेल्प मांग रहा था कि मुझे ये चेक जो मैंने माफ़ करना, ये जो डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, ये मुझे भरना है। तो उसके लिए, तो जैसे ही मेरी दीदी ने देखा तो उन्होंने उसकी हेल्प की। क्योंकि वो अशिक्षित था, तो उन्होंने जैसे ही उसे हेल्प की, उन्होंने, तो उस अशिक्षित व्यक्ति ने जिस भाव से मेरी दीदी को थैंक यू कहा, ये देखकर मेरे अंदर भी सहायता के मूल्य का पनपना लाजमी था। मुझे भी लगा कि और औरों की सहायता हमें करनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि परिवार के लोगों को देखकर हमारे अंदर सहायता का मूल्य भी विकसित होता है। अब व्यक्ति को सामाजिकता के मूल्य से युक्त करना। परिवार ही ऐसी संस्था है जो विवाह, नातेदारी तथा अन्य रिश्तों के माध्यम से अन्य रिश्तेदारों आदि के प्रति हमारे कौन से सामाजिक मूल्य होने चाहिए, ये हमें सिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि परिवार व्यक्ति में सामाजिकता के मूल्य को भी उत्पन्न करता है, विकसित करता है। अब हम देखेंगे कि कैसे परिवार मूल्यों की सीख देता है, जिससे व्यक्ति में व्यक्तिगत मूल्य भी विकसित होते हैं, पारिवारिक मूल्य भी विकसित होते हैं, और ये ही मूल्य, इनका अगर हम एडिशन कर दें तो ये मानवीय मूल्य में परिवर्तित होते हैं। अब ये मानवीय मूल्य दया, करुणा, क्षमा, धैर्य, साहस आदि है। तो हम कह सकते हैं कि परिवार अंततः व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्यों और पारिवारिक मूल्यों दोनों को विकसित करने में सहायक होता है, जो अंततः इन लार्ज मानवीय मूल्यों को विकसित करते हैं, जिनसे दया, करुणा, क्षमा, धैर्य, साहस जैसे महत्वपूर्ण मूल्य समाज और व्यक्ति में उत्पन्न हो पाते हैं। अब हम देखेंगे मूल्य विकसित करने में समाज की क्या भूमिका होती है। देखिए, समाज सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति में एक विशेष प्रकार का मूल्य विकसित करता है, जिसके कारण वह व्यक्ति समाज में रहने लायक बनता है, वह सभ्य बन पाता है। तो ये सामाजिकरण का मूल्य व्यक्ति में आता कैसे है? तो वह परिवार, मित्र, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया आदि के साथ जिस तरह से इंटरेक्शन करता है, उसके माध्यम से उसमें यह मूल्य विकसित होता है। इसी तरह नेतृत्व का मूल्य, दरअसल नेतृत्व का मूल्य और प्रबंधन का दायित्व, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि समय समय पर यदि किसी समाज में विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम या प्रतिस्पर्धाएं या उत्सव, समारोह आदि का आयोजन होता है, तो हम किसी व्यक्ति को अन्य तरह की प्रबंधन की जिम्मेदारी जब सौंपते हैं, तो उसमें धीरे धीरे नेतृत्व का मूल्य विकसित होने लगता है। उदाहरण के लिए, हमारे गांव में गणेश महोत्सव का आयोजन होता है। गणेश महोत्सव के आयोजन के लिए कुछ व्यक्तियों को जिम्मेदारियां सौंप ली जाती है कि आप धन या फंडिंग की व्यवस्था कीजिए, आप टेंट, लाइट आदि की व्यवस्था कीजिए। इससे धीरे धीरे व्यक्ति लोगों से इंटरेक्ट करने लगता है और धीरे धीरे उसमें नेतृत्व के मूल्य का विकास सहज ही होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि नेतृत्व का मूल्य समाज के द्वारा आसानी से विकसित किया जा सकता है। अब देखेंगे साहस का मूल्य। साहस का मूल्य, दरअसल ये प्राचीन समाज में युद्ध आदि के द्वारा लोगों में विकसित किए जाते थे। जैसे प्राचीन यूनान का हम एग्जाम्पल देखें तो 300 स्पार्टा सैनिकों के माध्यम से 300 स्पार्टा सैनिकों ने एक बड़ी विशालकाय सेना को हरा दिया था, जिस कारण वहां के समाज ने साहस का एक नया मूर्तिमान या प्रतिमान स्थापित किया, जिस कारण स्पार्टा समाज बेहद साहसी समाज और स्पार्टन्स जो हैं बेहद साहसी लोग बनने लगे। इसके पीछे उनके समाज का ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम कह सकते हैं कि साहस का मूल्य भी समाज द्वारा विकसित किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, पर्यावरण संरक्षण का मूल्य। देखिए, राजस्थान में बिश्नोई समाज पीढ़ी दर पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण का मूल्य ट्रांसफर करता रहा है, जिस कारण से हम देखते हैं कि आज भी वहाँ के लोग पर्यावरण के प्रति अत्यंत सजग तथा पर्यावरण मैत्री की भावना उनमें है, और पर्यावरण संरक्षण का यह मूल्य अभी भी उन लोगों में संरक्षित है, संचित है। इसी तरह हम देखेंगे कि ईमानदारी का मूल्य कैसे समाज विकसित करता है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेना चाहेंगे न्यूजीलैंड का। देखिए, न्यूजीलैंड के समाज ने उनके विद्यालय, परिवार
और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार विहीन माहौल तैयार किया। उस कारण से लोगों में ईमानदारी का मूल्य संचित हो पाया। अब खुशी का मूल्य देखेंगे कि कैसे समाज खुशी या प्रसन्नता का मूल्य विकसित करता है। तो भूटान के समाज में भौतिकवाद को कम महत्व दिया जाता है। इस कारण से वहाँ के लोगों में ये लालसा नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये चाहिए का भाव उन लोगों में कम है, इसलिए कम संसाधनों में भी वो लोग प्रसन्न रहने की कला को सीख पाए। तो ये भी उस समाज की देन है। ये खुशी या प्रसन्नता का मूल्य दरअसल हमारे समाज, हमारे सराउंडिंग्स की ही देन होती है। आप देखेंगे कि लक्ष्य के प्रति समर्पण का मूल्य कैसे लोगों में विकसित किया जा सकता है। तो जापान के ओकिनावा शहर के जो लोग हैं, उन्होंने एक विशेष पद्धति या जीवन जीने की एक नवीन शैली, जिसे इकिगाई कहते हैं, को विकसित किया, जिस कारण लोगों में लक्ष्य के प्रति समर्पण का भाव आने लगा। अतः वहाँ के लोग अत्यंत समर्पित व कार्य के प्रति कृत संकल्पित हैं। और ये अगर हो पाया है, संभव हो पाया है, तो वहाँ के लोगों की इकिगाई पद्धति के कारण ही हो पाया। अब हम देखेंगे मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। देखिए, ये आध्यात्मिकता का मूल्य, जब हम सुबह सुबह प्रेयर्स होती है, प्रार्थनाएं होती है, तो हम देखते हैं कि बच्चे धीरे धीरे उनमें आध्यात्मिकताओं का मूल्य विकसित होने लगता है। तो जो विद्यालय में प्रेयर की व्यवस्था है, दरअसल वो इस मूल्य की प्रबल पैरोकार है। आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे शेयरिंग केयरिंग का मूल्य विकसित होता है। देखिए, बच्चों द्वारा आपस में टिफिन शेयर करना। लंच के टाइम में कोई बच्चा अगर विद्यालय में टिफिन लेकर नहीं आया, या लेकर आया भी है, तो अपना भोजन उसे देता है, उसका भोजन वह लेता है, खाता है। आपस में कई तरह की चीज़ें वे शेयर करते हैं। तो ये शेयरिंग केयरिंग का मूल्य दरअसल बच्चों में जाने अनजाने विद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से विकसित कर लिया जाता है। अब देखेंगे समानता का मूल्य। हमने देखा है कि किसी भी विद्यालय में इस बात का कोई फर्क नहीं किया जाता है कि कोई बच्चा अमीर है या कोई गरीब है। अमीर हो या गरीब, सभी बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी होती है। तो दरअसल शैक्षणिक संस्थाएं इसके माध्यम से समानता के मूल्य को प्रोत्साहित करती है। इसी तरह टीम भावना का मूल्य। देखिए, टीम भावना का मूल्य, जैसे समय समय पर खेलों का आयोजन किया जाता है, इसके माध्यम से बच्चों में टीम भावना विकसित होती है और ये मूल्य उनमें विकसित होने लगता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मूल्य। विभिन्न क्लास टेस्ट व परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों में कि मुझे भी अव्वल आना है, मुझे भी अपनी कक्षा में अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये मूल्य बच्चों में विभिन्न क्लास टेस्ट और एग्जामिनेशन के माध्यम से विकसित होता है। जेंडर संवेदनशीलता का मूल्य। जो कोएड स्कूल्स हैं, जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ में पढ़ते हैं, उन विद्यालयों में साहचर्य के माध्यम से उनमें स्वतः ही जेंडर संवेदनशीलता का मूल्य भी विकसित होने लगता है। इसी तरह हम देखेंगे कि नेतृत्व का मूल्य। विद्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में मंच पर जाने का भय समाप्त। जब बच्चे मंच पर जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी विकसित होने लगती है। तो इसके लिए भी विद्यालय बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। अब हम देखेंगे सहायता का मूल्य। इसमें भी विद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभिन्न प्रोजेक्ट, असाइनमेंट तथा होमवर्क आदि हेतु बच्चों द्वारा एक दूसरे की सहायता करना, ये दीर्घकाल में बच्चों में सहायता के मूल्य को विकसित करते हैं।